डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके चैप्टर जैव प्रक्रम के पार्ट 2 का है, जिसमें आप पहले पढ़ चुके हैं स्वपोषी पोषण। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण के बारे में। तो परपोषी, सबसे पहले हमें परपोषी के लिए परपोषी जीवों के बारे में जानना होगा। तो परपोषी जीव कौन होते हैं या क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं और पौधों से प्राप्त करते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि आपको स्वपोषी पोषण में बताया कि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जीव जंतु जो आते हैं वो किसी न किसी माध्यम से अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त या दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में। जैसे आप जानते हैं कि गाय, भैंस, बकरी सीधे पौधों को खाती हैं, जबकि मनुष्य या अन्य जानवर अनाज के रूप में पौधों से प्राप्त फलों का प्रयोग करते हैं, बीजों का। तो इसी तरह ये सभी परपोषी जीव कहलाते हैं और इनके द्वारा किया जाने वाला पोषण परपोषी पोषण कहलाता है। तो परपोषी जीवों द्वारा किया जाने वाला पोषण विषमपोषी या परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण की विधि भोजन के आकार और उसकी उपलब्धता पर विभिन्न प्रकार की यानी अलग अलग हो सकती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का विघटन शरीर के बाहर करते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का पाचन या विघटन अपने शरीर के अंदर करते हैं। भोजन के आधार पर परपोषी जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने भोजन के रूप में केवल पेड़ पौधों को ही प्रयोग करते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, टिड्डा आदि, ये केवल हरे पौधों को खाते हैं और ये शाकाहारी जीव या जंतु कहलाते हैं। सेकंड, मांसाहारी जंतु। ऐसे जीव जो अन्य जंतुओं को मांस के रूप में खाते हैं, यानी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे शेर, छिपकली, चील, बाज, ये अन्य जंतुओं को मारकर या जीवित रूप में अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका सर्वाहारी जंतु। हमारे जगत में यानी हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से और जंतुओं से यानी दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं। उनको हम सर्वाहारी, अर्थात वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन लेते हैं, तो इसलिए उनको हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली आदि। इसके बाद हमारे समुदाय में एक और जीव होते हैं जो अपघटक होते हैं। अपघटक ये सूक्ष्म जीव होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पर बहुत जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो उनको कुछ समय पश्चात सूक्ष्म जीव अपघटित करके ह्यूमस के रूप में यानी एक प्रकार की खाद जैसी भुरभुरी मिट्टी के रूप में बदल देते हैं, तो वो अपघटक में आते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है परजीवी जंतु। परजीवी जंतु ऐसे जंतु जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं तथा दूसरे जंतु को जिसके शरीर पर रहते हैं उसे प्रभावित करते हैं। जैसे जूं, किलनी, लीच, फीताकृमि, एस्केरिस कि ये अपना भोजन, जैसे जूं हो जाती हैं, आपने देखा होगा अगर वो छोटे बच्चों के सिर में जूं हो जाती हैं या पशुओं पर किलनी हो जाती हैं, तो वो उनका रक्त चूसती हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जिसके शरीर पर रहते हैं उसे भी प्रभावित करते हैं। इसी तरह से परजीवी पौधे भी होते हैं। परजीवी जंतुओं की तरह परजीवी पौधे भी होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों पर रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे अमरवेल। अमरवेल आप सभी ने देखी होगी, जिस पौधे पर हो जाती है उस पौधे को वो आगे विकसित नहीं होने देती, यानी वो उसका विकास रुक जाता है और अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करती रहती है और स्वयं विकसित होती रहती है। नेक्स्ट है आपका सहजीवी जीव। हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो
दूसरे जीवों के साथ यानी दूसरे पौधों के जंतुओं के साथ रहते हैं, परंतु उनको प्रभावित नहीं करते, यानी उनसे अपना भोजन तो लेते हैं और साथ साथ उन्हें भी लाभ पहुंचाते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकारक यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तो जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ दलहनी फसलें जैसे जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधे तक पहुंचाते हैं, यानी पौधों से अपना भोजन भी लेते हैं और पौधों के लिए नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम जीवों में पोषण की। तो जीवों में पोषण सभी जीवों का भोजन और उसे अंतर्ग्रहण यानी प्रयोग करने की विधि अलग अलग होती है, इसलिए सभी जीवों का पाचन तंत्र भी भिन्न होता है, यानी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ एक कोश की जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से भी ग्रहण किया जाता है और एक विशिष्ट स्थान से भी ग्रहण किया जाता है। अगर हम एक कोश की जीवों में अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक अपनी शरीर की कोश की सतह से अंगुली जैसे प्रवर्धकों की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है कि जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि अमीबा एक कोश की जीव है, ये आप सभी जानते हैं। बीच में अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, ये ध्यान रखें। इसके बीच में आपको केंद्रक दिया गया है। केंद्रक आप ये उसके बराबर में छोटे से मेन पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है, ये खाद्य कण यानी उसका भोजन है। और इस भोजन के लिए ये अपने जो अलग रचनाएं निकली हुई हैं जिन्हें हम प्रवर्ध कह सकते हैं, जो ये अलग रचनाएं निकली हुई हैं इनको हम प्रवर्ध कह सकते हैं या पाधा कह सकते हैं। ये अपने इन रचनाओं को उंगली जैसे आकार में परिवर्तित कर लेते हैं और उस भोजन को अंदर यानी इसके अंदर समाहित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं। और इससे ये आगे बंद हो जाता है और बंद होने के बाद ये उनके शरीर में अर्थात केंद्रक तक और कोशिका में मिश्रित हो जाता है। इस तरह से ये अमीबा अपना पोषण करता है। ये आपको आगे चल के बताया जाएगा, यानी कोई भी भोजन किसी भी जीव का हो वो उसके कोशिका द्रव्य में, अर्थात ये आपको बिंदु बिंदु में काले काले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इसका कोशिका द्रव्य है। तो उसका जो भोजन पचने के बाद कोशिका द्रव्य में मिश्रित हो जाता है, यानी अर्थात मिल जाता है, जिससे वो अपने शरीर की ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये कुछ जीवों में पोषण के संबंध में था थोड़ा सा। इसके बाद है आपका मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है? मनुष्य में पोषण के लिए आप जानते हैं कि मनुष्य में पोषण यानी भोजन का ग्रहण करना, उसे पचाना, ये एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे हम आहार नाल या पाचन तंत्र भी कह सकते हैं। आहार नाल हमारी मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली हुई एक लंबी नलिका होती है, जिसमें विभिन्न भाग होते हैं और इनका अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। ये आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे 11th में, जब आहार नाल का यानी पाचन तंत्र का विस्तृत में अध्ययन करेंगे। अभी आपको केवल शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो हम विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और जो हमारे मुख द्वारा कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, तरल में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार का भोजन होता है जो हमारे मुख के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। जो हमारे तरल को छोड़कर किसी ठोस रूप में भोजन होता है उसे हमारे दांतों द्वारा चबाया जाता है और चबाने के बाद हमारे मुंह में स्थित लार ग्रंथियां होती हैं, जैसा आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके होंगे। लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार में मिलाकर उसे लसीला गीला बनाते हुए ग्रसिका यानी ग्रास नली के माध्यम से आमाशय तक पहुंचा दिया जाता है। आमाशय जिसे सामान्य भाषा में हम बोलते हैं पेट, तो आमाशय में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं और उनसे निकलने वाला यानी उनसे स्रावित होने वाला जठर रस और अन्य पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है। अब आमाशय से भोजन हमारी छोटी आंत
यानी हमारी जो हमारा पाचन तंत्र है, आहार नाल है, आमाशय के बाद आंत पार्ट आता है। और आंतें दो तरह की होती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, जिसके बारे में आगे बताया गया है। तो छोटी आंत जिसे हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत में पहुंचता है। और छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है, यानी हमारे शरीर की दोनों आंतों की लंबाई लगभग 8 मीटर होती है, जिसमें से 6.5 मीटर 6.5 मीटर छोटी आंत और 1.5 मीटर बड़ी आंत होती है। छोटी आंत का व्यास यानी चौड़ाई कह सकते हैं सामान्य भाषा में, ये कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है, जबकि लंबाई अधिक होती है। बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, जबकि उसकी लंबाई कम होती है। तो ये छोटी आंत बहुत ज़्यादा कुंडलित आकृति में रहती है, इसलिए ये सीमित स्थान में ही व्यवस्थित हो जाती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ही पूर्ण पाचन होता है, जिसमें यकृत से स्रावित पित्तरस और अग्नाशयी रस सहायक होते हैं, और विभिन्न पाचक एंजाइमों और पाचक रसों द्वारा अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल यानी वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है उसे आंत की भित्ति अवशोषित यानी ग्रहण कर लेती हैं, सोख लेती हैं, जो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी जो अवशोषित करने के बाद शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जहां पर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, नए ऊतकों का निर्माण होता है। यदि पुराने ऊतकों में कोई क्षति हो जाती है तो उनकी मरम्मत होती है। इस तरह से उस भोजन का हमारे शरीर में प्रयोग होता है। और अपचित भोजन, जो भोजन बचता है, वह हमारी बड़ी आंत में, अर्थात जिसे हम बृहदांत्र बोलते हैं, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जिसमें पाए जाने वाले दीर्घरोम यानी बड़ी आंत में दीर्घरोम होते हैं। इनमें से जल को अवशोषित कर लेते हैं, यानी जो बचा हुआ अपचित भोजन जाता है उसमें से जल को अवशोषित बड़ी आंत कर लेती है। और शेष जो छूछा कह सकते हैं हम, जैसे आप मौसमी का रस निकालते हैं, मौसमी संतरे का रस निकालते हैं तो छूछा बचता है। इस तरह से जो अवशेष पदार्थ बचते हैं उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जिसे हम मल के रूप में बाहर कर देते हैं। आहार नाल का आपको चित्र भी भेजा गया है, जिस चित्र के माध्यम से आप आहार नाल के सभी भागों को समझ सकते हैं। जैसे शॉर्ट में समझ लें कि सबसे पहले हमारा ये मुख दिया गया है, मुख में जिह्वा होती है, यहाँ से हम अपना भोजन दांतों द्वारा चबाते हैं। और जीभ के बराबर में अंदर लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है, जो हमारे भोजन को लचीला बनाती है। और लचीला बनाकर ये नली, जिसे हम ग्रसिका बोलते हैं, इसके माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है। और आमाशय के बराबर में आपको यहाँ पर पित्ताशय दिया गया है। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, जो पित्त नली के माध्यम से पहुँचता है। और उसी पित्ताशय के साथ यकृत है, यकृत इनसे निकलने वाले रसों से हमारा ये भोजन यहाँ पर पचता है और ये छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में इसका अभी आपको बताया गया अवशोषण होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका डिटेल आप अगले पॉइंट श्वसन में भी पढ़ेंगे, किस तरह से ये ग्लूकोज बनता है, क्या क्या कार्य होते हैं इनके। और छोटी आंत में पहुंचने के बाद बड़ी आंत में आपका पहुंचता है। बड़ी आंत में से जल को अवशोषित कर लिया जाता है और शेष को गुदा के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका पोषण टॉपिक्स समाप्त होता है। अब आपका पार्ट 3 में आपको श्वसन समझाया जाएगा, जिसके लिए आप एक बार PDF चैप्टर भेजा गया है, उसको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।